हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज का टॉपिक है प्रयोजनवाद पार्ट 2। हम पहले पढ़ चुके थे शिक्षा तक, प्रयोजनवादी शिक्षा। आगे आते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या था। पाठ्यक्रम देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रयोजनवादी के अनुसार सत्य परिवर्तनशील है और वो जीवन के स्वरूप को भी परिवर्तनशील मानते हैं। ऐसे ही इनके अनुसार जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो भी पहले से निर्धारित नहीं है। ये पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं मानते हैं। ये पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बदलेगा उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। ये पहले से जो निर्धारित पाठ्यक्रम होते हैं उसको नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कि जो अनुभव पर आधारित या अनुभव केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है को स्वीकार करते हैं। ये अनुभव केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है, जो अनुभव पर आधारित होता है, जैसे जैसे हम अनुभव करते जा रहे हैं उसी हिसाब से हम अपने पाठ्यक्रम को समाहित करते जाएं या तैयार करते जाएं, तो ऐसे पाठ्यक्रम को ये स्वीकार करते थे और ये कहते थे कि जो देश, काल, परिस्थिति, रुचि, आवश्यकता पर आधारित या तैयार जो पाठ्यक्रम होता है उसे ही स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि जो देश की स्थितियां क्या हैं, काल क्या चल रहा है, कौन सा काल है, क्या परिस्थितियां हैं या क्या रुचि है, क्या आवश्यकता है, अगर उस पर आधारित पाठ्यक्रम होगा तो ये उसको ज्यादा मानते हैं। ये इसके अलावा ये पाठ्यक्रम जब तैयार करना है या जो पाठ्यक्रम निर्धारित करना है उसके लिए ये कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं कि जो पाठ्यक्रम का जो तैयार किया जाए वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा, इनका एक सिद्धांत था पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित। ये मानते थे कि जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है वो रुचि पर आधारित हो। एक सिद्धांत इनका यह था कि पाठ्यक्रम रुचि पर आधारित हो, जिससे बच्चे रुचि लेकर के पढ़ें। रुचि का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने माना कि जो पाठ्यक्रम होगा वो उपयोगिता का सिद्धांत उस पर लागू होना चाहिए कि पाठ्यक्रम जो होगा वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम नहीं हो जो कि हमारे जीवन में उपयोगी ही ना हो, जो किसी भी तरह से काम नहीं आ रहा हो। रुचि पर आधारित हो, उपयोगिता पर आधारित हो। इसके अलावा ये मानते थे कि जो क्रिया केंद्रित हो, क्रिया केंद्रित, इसका मतलब ये है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसी चीजें समाहित होनी चाहिए जिसको बच्चे क्रिया करके सीखें। क्रिया पर आधारित होना चाहिए, उसमें ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिससे बच्चे कुछ ना कुछ करके सीखें, तो क्रिया केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होना चाहिए। अनुभव केंद्रित का मतलब है कि उसमें ऐसी चीजें समाहित हो जो कहीं ना कहीं अनुभव की गई हो। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसी चीजें डाल दी जो कि अनुभव से ही परे हो, जिसमें डाल दिया स्वर्ग नरक, जो कि स्वर्ग और नरक ऐसी चीजें जिसका शायद ही किसी ने अनुभव किया होगा, लेकिन अगर हम उसको सिलेबस में डालेंगे तो वो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होगा। तो हमें ऐसी चीजों को समाहित करना पाठ्यक्रम में जो कि अनुभव पर आधारित है, जिसको हमने फील किया हो, जिसको हमने अनुभव किया हो। इसके अलावा इन्होंने बल दिया कि जो पाठ्यक्रम है वो क्रिया केंद्रित होना चाहिए, विविधता पर आधारित होना चाहिए। विविधता पर आधारित, इसका मतलब ये होता है कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और अलग अलग विभिन्नताओं के बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, और उन्हीं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम होना चाहिए। विविधता के अलावा एकीकरण, कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि
अनेकता में एकता स्थापित कर दे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग स्थिति के बच्चे होते हैं, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण, अलग अलग भिन्नताओं के आधार पर बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें एकता स्थापित करे ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इसके अलावा सामाजिकरण पर आधारित, इसका मतलब होता है कि बच्चों के अंदर एक सामाजिकता का भाव पैदा होना चाहिए। इस तरह के कुछ पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा प्रयोजनवादी मानते थे। ये हो गया इनका पाठ्यक्रम। आगे आते हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधि प्रयोजनवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षण विधि, जो प्रयोजनवादी थे ये नवीन मनोवैज्ञानिक विधियों जो विधियां रहती थी उन पर ज्यादा बल देते थे। ये परंपरागत विधियों को नहीं मानते थे और ये क्रिया आधारित विधियों पर ज्यादा बल देते थे, जो कि कहीं ना कहीं ऐसी विधियां जिससे बच्चे कुछ ना कुछ क्रिया करते थे। इसके अलावा ये करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे ज्यादा बल देते थे कि बच्चे स्वयं करें और उसके बाद सीखें। ये बाल केंद्रित विधियों पर ज्यादा बल देते थे। बाल केंद्रित विधियां जो बच्चे को ध्यान में रख के तैयार की गई हों, ऐसी विधियों पर ज्यादा बल देते थे। शिक्षक केंद्रित विधियों पर ज्यादा बल नहीं देते थे। ये सामूहिक क्रिया पर ज्यादा बल देते थे। सामूहिक क्रिया मतलब जिसमें बच्चे समूह में रह करके सीख सकें, ऐसी क्रियाओं पर ज्यादा बल देते थे। इसके अलावा ये योजना विधि या प्रयोजन विधि पर ज्यादा बल देते थे। इसमें एक विधि आई है योजना विधि। हम योजना विधि को समझते हैं। योजना विधि, योजना या इसको हम कह सकते हैं प्रयोजन विधि। ये विधि दी है किलपैट्रिक महोदय ने। किलपैट्रिक ने ये विधि दी है योजना विधि, या हम इसको कह सकते हैं प्रयोजन विधि, या इसका एक नाम और है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। इस विधि में क्या होता है कि एक ऐसी विधि है जिसमें देखिए कहीं ना कहीं एक योजना तैयार की जाएगी। इसमें 5 चरण होते हैं। कितने चरण? 5 चरण, स्टेप होते हैं। इसमें पहला चरण होता है कि समस्या का पहचान। इसमें सबसे पहले समस्या की क्या की जाती है? पहचान। समस्या की पहचान की जाती है। उसके बाद इसमें दूसरा स्टेप है विश्लेषण। समस्या के जो तत्व हैं उनका क्या किया जाता है? विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आता है कि परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। इसमें एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है कि ये समस्या क्यों है या नहीं है। इस तरह से एक पूर्वानुमान जिसको हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। चौथे नंबर पर जो परिकल्पना होती है उसका परीक्षण किया जाता है। कि इसमें कौन सी परिकल्पना जो हमने ली थी वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। उसके बाद मूल्यांकन या निष्कर्ष। मूल्यांकन या निष्कर्ष, ये 5 चरण होते हैं इसमें। समस्या का
समस्या से हम समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये किलपैट्रिक महोदय ने दी है। किलपैट्रिक जो कि जॉन डीवी के शिष्य हैं, ध्यान रखना, किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य हैं। इनकी जो विधि है वो प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है, या हम इसको कह सकते हैं प्रयोजन विधि। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये हो गई शिक्षण विधियां। इसके बाद आते हैं हम प्रयोजनवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षार्थी, या हम इसको विद्यार्थी कह सकते हैं, शिक्षार्थी या विद्यार्थी एक ही बात है। शिक्षार्थी के बारे में क्या कह रहा है कि जो प्रयोजनवादी थे वो कहते हैं कि जो शिक्षार्थी है वो दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी होना चाहिए। बच्चे के अंदर सृजनात्मकता होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो चीजों का निर्माण खुद कर सके। बच्चा प्रयोगवादी होना चाहिए, वो प्रयोग में विश्वास करे, चीजों को प्रयोग करके सिद्ध करे, प्रयोगवादी होना चाहिए। और पूर्व मान्यताओं में विश्वास ना करने वाला होना चाहिए। जो पूर्व मान्यताएं होती हैं उनमें क्या ना करे, विश्वास ना करे, ऐसा होना चाहिए प्रयोजनवादी। ऐसे बच्चे या विद्यार्थी पर ज्यादा बल देते थे, ये विद्यार्थी में इस तरह के गुण मानते थे। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षक, इनके अनुसार शिक्षक के अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, मनोविज्ञान का ज्ञाता। अगर शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा तो वो बच्चों को अच्छे से समझ जाएगा, बच्चों की रुचियां, बच्चों की क्या क्या क्षमताएं हैं, किस स्टेज में बच्चा क्या क्या चाहता है, ये चीजें समझ सकता है। इसके अलावा बच्चे के, शिक्षक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टिकोण या वैज्ञानिक नॉलेज होना चाहिए, वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। इसके अलावा शिक्षक परिश्रमी होना चाहिए, शिक्षक परिश्रमी होना चाहिए। शिक्षक एक तरह से सलाहकार के रूप में होना चाहिए, सलाहकार हम कह सकते हैं काउंसलर, काउंसलर मतलब एक तरह से बच्चों को काउंसलिंग कर सके। शिक्षक क्रियाशील होना चाहिए, शिक्षक अनुभवशील होना चाहिए, क्रियाशील मतलब एक तरह से सक्रिय होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, खुद सक्रिय होना चाहिए ताकि बच्चे सक्रिय रह सकें। अनुभवशील होना चाहिए, अनुभवशील होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक प्रायोगिक होना चाहिए, प्रायोगिक, और शिक्षक के अंदर नवीन ज्ञान, कौशल, नवीन ज्ञान, कौशल, आदर्श, मूल्य, ऐसे गुण भी होने चाहिए ताकि वो बच्चों के अंदर ऐसे गुणों को समाहित कर सके। प्रयोजनवादी के अनुसार ऐसा शिक्षक होना चाहिए जिसे मनोविज्ञान का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिश्रमी, सलाहकार, क्रियाशील, अनुभवशील, प्रायोगिक और नवीन ज्ञान, कौशल, आदर्श मूल्यों को समाहित करने वाला हो ताकि वो बच्चों के अंदर इन गुणों का विकास कर सके। इस तरह का शिक्षक प्रयोजनवादी ने शिक्षक को माना। आगे आते हैं हम प्रयोजनवादी के अनुसार विद्यालय। देखिए, प्रयोजनवादी कहते थे कि जो विद्यालय है वह समाज का लघु रूप है। ध्यान रखना, समाज का लघु रूप, ये प्रयोजनवादी कहते थे। ये जॉन डीवी का शब्द है, ध्यान रखना कि समाज क्या है, वो विद्यालय क्या है, समाज का एक लघु रूप है। या हम कह सकते हैं जो पूरा समाज है उसका एक छोटा सा आईना है। जैसा हम विद्यालय में सीखते हैं ऐसा ही हमारा समाज हो सकता है। समाज का एक तरह से लघु रूप है, या हम कह सकते हैं समाज का
सच्चा प्रतिनिधि है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। मतलब ये जो विद्यालय है ये समाज को रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके अलावा ये समुदाय का केंद्र है, समुदाय का केंद्र। विद्यालय एक तरह से जो हमारी कम्युनिटी है उसका केंद्र होता है, सेंटर होता है। ये एक तरह से बहुत बड़ा रोल निभा सकता है हमारे कम्युनिटी में। इसके अलावा विद्यालय कार्यशील नागरिक जीवन, मतलब विद्यालय एक ऐसी चीज है जो कि कार्यशील नागरिक तैयार कर सकता है, कार्यशील नागरिकों का जीवन तैयार कर सकता है। एक ऐसा विद्यालय इन्होंने माना कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है। और लास्ट आते हैं हम अनुशासन। अनुशासन प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुशासन क्या था? आप पहले आदर्शवादी और प्रकृतिवादी पे पढ़ चुके हो। उसके अलावा अनुशासन अब हम प्रयोजनवादी का मानते हैं। प्रयोजनवादी कहते थे कि जो अनुशासन है वो दंडात्मक नहीं होना चाहिए। इन्होंने माना कि जो अनुशासन है वो प्रभावात्मक होना चाहिए। अनुशासन प्रभावात्मक होना चाहिए, या इन्होंने माना कि सामाजिक होना चाहिए। ये ऐसे अनुशासन पर ज्यादा बल देते थे जिसका सामने वाले पर प्रभाव पड़े, या जिन बच्चों के अंदर सामाजिकता का भाव पैदा हो, या सामाजिक कुशलताएं उसके अंदर समाहित हो। इस तरह के अनुशासन पर ज्यादा बल देते थे कि जो इफेक्टिव हो और सोशल हो, जो सामाजिक हो। ये हुआ हमारा दोस्तों प्रयोजनवाद। हम आगे मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।